ठीक है, ट्विस्टेड था क्वेश्चन। दूसरी गलती आपने की, शब्द भेद की परिभाषा लिखनी थी, नहीं वाक्य भेद, सॉरी वाक्य भेद की परिभाषा लिखनी है। तो इसमें भी बताया गया था कि अर्थ के आधार पर और बनावट या रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण किया गया है। नहीं, पूछा है कि वाक्य भेद क्या है, तो वाक्य भेद क्या है का मतलब हुआ कि वाक्यों का वर्गीकरण क्या है। तो अर्थ के आधार पर या बनावट या रचना के आधार पर वाक्यों का जो विभाजन किया गया है, बंटवारा किया गया है, उसी को वाक्य भेद कहते हैं। आपने क्या समझा कि वाक्य किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं? क्या सारे बच्चे यही लिखे होगे? नहीं, हाँ, क्वेश्चन समझ नहीं पाए? हाँ, नहीं, जैसे जो भी इसको अटेम्प्ट किया ना वो गलत ही अटेम्प्ट किया। फिर भी मैंने अगर वो लिखा है कि वाक्य किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं, तो आधा नंबर आनी 1 नंबर में दिया, 2 अंक में था, तो 1 अंक वैसे बच्चों को मिला है केवल उत्साहवर्धन के लिए। वास्तव में उसमें भी अंक आपको नहीं मिलेंगे। दूसरे में संदेश, जैसे सूरदास की कविताओं का क्या संदेश है, तो इसमें भी शुरू में ही मैं बता लिया था कि ज्ञान और योग पर भक्ति का विजय है ना, यानी ज्ञान और योग के जगह में भक्ति को और प्रेम को महत्व दिया गया। इसका संदेश यही था कि ज्ञान, ईश्वर जो है वो ज्ञान की वस्तु नहीं है, या ईश्वर योग से प्राप्त नहीं होता है, वो सच्चे प्रेम से प्राप्त होता है। संदेश यही है पूरे। चूंकि देखो, सूरदास की कविताओं का अगर संदेश लिखने के लिए दिया गया है तो आपको पठित पाठ के आधार पर देना होगा। जो हम पढ़ रहे हैं उनकी सारी कविताओं का नहीं लेना है, ठीक है। हम जो पढ़ रहे थे वहां क्या था? प्रेम का और भक्ति का संदेश, यही ना था। और ये शुरू में पाठ चैप्टर शुरू करने के पहले ही बता लिए हैं, बताएं कि नहीं बताएं? तो यहां भी आपने नहीं समझा प्रश्न को, ठीक है। उत्साह में क्या था कि पूरी कविता का, अच्छा, उत्साह का थोड़ा सा आपको संकेत भी दिया हुआ है कि उसमें जो है परिश्रम और श्रम का महत्व, वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप को वहां बनाए हो, लेकिन यहाँ लिखने में आपने असफल हो गए। मतलब थोड़ा सा इसमें, हाँ, एक चीज था इसमें कि आपका जो बना बनाया प्रश्न चैप्टर के अंत में होता है, डायरेक्ट वैसा एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। पूछा गया था क्या? नहीं था। ट्विस्टेड क्वेश्चन था। ट्विस्टेड का मतलब, ट्विस्टेड किसको कहते हैं? जो मतलब है कि सीधा सीधा आपको नहीं पूछा गया है ना। थोड़ा सा, अब जैसे मान लो आत्मकथ्य वाला ही लो, थोड़ा सा दिमाग लगाता कि ये कविता है तो भेद का कहीं जगह ही नहीं बनता है। जितना भी भेद बताया जाता है वो किस में बताया जाता है? गद्य में। कविता में कोई भेद बताया जाता है कभी क्या? कि ये कविता है, ये वो कविता है, कभी ऐसा नहीं बताया जाता है, ठीक है। तो ये गलती आपकी हुई है, अगली परीक्षा में सुधार करेंगे, है ना। और सबसे बड़ी बात कि कुछ बच्चों ने अच्छा किया भी है। अच्छा इस अर्थ में किया कि यद्यपि प्रश्न का जो आपके पास जो प्रश्न थे वो डायरेक्ट वैसे प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन बावजूद उन बच्चों ने अपने मतलब प्रतिभा का प्रयोग करके उसका आंसर सही ढंग से दिया है। तो ये चूंकि हम लोगों के पास समय बांध दिया गया है, कोई बात नहीं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो चैप्टर का नाम है साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी।
साना साना का मतलब होता है छोटे छोटे। साना साना मतलब, देखो सब बच्चा इसी में कंफ्यूज किया। आत्मकथ्य का जो मीनिंग बताया ना आपको कि आत्मकथ्य का मतलब होता है आत्मकथा, मैक्सिमम बच्चे उसी में कंफ्यूज किए कि नहीं, कि आत्मकथा का मतलब होता है आत्मकथा, तो ये आत्मकथा होगी। लेकिन ये ध्यान में उतर गया सबका कि जितना भी जो विभाग है, बंटवारा है, वो गद्य का है, पद्य का नहीं है। तो वहीं कंफ्यूज कर गए हम लोग। साना साना का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे हाथों को जोड़कर, छोटे छोटे हाथ को जोड़कर। दरअसल ये एक प्रार्थना है। क्या है ये? प्रार्थना है, और नेपाली भाषा की प्रार्थना है। किस भाषा की है? यानी नेपाली भाषा में जैसे जो प्रार्थना उन लोग करते हैं कि छोटे छोटे हाथों को जोड़कर हम प्रार्थना करते हैं। गर्दहु हम प्रार्थना क्या कि हमारा जो कर्म हो सभी अच्छे अच्छाइयों को समर्पित हो। ठीक है, तो इसी गीत की पंक्ति को, इसी प्रार्थना की पंक्ति को लेखिका ने हेडिंग बना दिया है ना, चूंकि यहीं से यात्रा वृत्तांत की शुरू, ये जो विधा है वो है यात्रा वृत्तांत। क्या है? यात्रा वृत्तांत। ठीक है, यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत क्या होता है? कहते हैं ना, मनुष्य एक वाक्शील और विवक्षु प्राणी है। वाक्शील यानी वो अपने अनुभवों को दूसरों को बोलना चाहता है, वो उसकी आदत होती है, और दूसरे उसको सुनना चाहते हैं। बोलना और सुनना हमारी आदत है ना, स्वाभाविक आदत है। ये कैसी आदत है? स्वाभाविक आदत है। तो जैसे हम किसी नई जगह में जाते हैं तो वहां के बारे में हम अपने साथियों को बताना चाहते हैं, ठीक है, और साथी जो हैं उसे सुनना चाहते हैं। क्यों बताना चाहते हैं और क्यों सुनना चाहते हैं? इससे लाभ क्या है? बताने और सुनने का लाभ क्या है? तो बताना इसलिए चाहते हैं कि हम किसी नई जगह को देखे हैं, वहाँ की सभ्यता संस्कृति से जुड़े हैं, वहाँ के लोगों या वहाँ के लोगों के व्यवहार को जाने हैं, वहाँ की चीज़ों को देखे हैं, तो इसको हम शेयर करना चाहते हैं, दूसरे में बांटना चाहते हैं, है ना। क्योंकि जिस समय हम यात्रा किए उस समय तो आनंद आया ही, जब हम उसको बता रहे हैं तब फिर आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं। पहला उसको तो ये फायदा हुआ। सुनने वाले को क्या फायदा है कि वो नई जगह के बारे में जानकारी ले रहा है ना, नई जानकारी ले रहा है, वहाँ की संस्कृति से उसका जुड़ाव हो रहा है, वहाँ की भाषा और व्यवहार का आदान प्रदान हो रहा है, तो उसकी जानकारी भी बढ़ रही है, वहाँ की चीज़ों के प्रति उत्सुकता बढ़ रही है, तो इसलिए वो सुनना चाहता है। दोनों कारण है, बोलने का भी एक आनंद है और सुनने का भी एक आनंद है, और इसीलिए लोग यात्रा वृत्तांत लिखते हैं, किसी भी यात्रा का वर्णन करते हैं। लेखिका का नाम है मधु कांकरिया। मधु कांकरिया, ठीक है, मधु कांकरिया इसकी लेखिका है। दरअसल मधु कांकरिया अपने जीवन में कई यात्राएं की हैं, और उसका कारण है, कहते हैं ना, महानगरों की जो जिंदगी होती हो बड़ी नीरस होती है और संवेदनहीन हो गई। यानी महानगर के जो लोग हैं वो धीरे धीरे अपनी मशीनों के साथ रहते रहते अपनी संवेदना जो है वो खोते जा रहे हैं, यानी एक दूसरे से उनका संपर्क, प्रकृति से संपर्क कटता जा रहा है कि नहीं। तो
यानी उनका जीवन में एक तरह का कहो कि निरस्ता आ रही है और दूसरे में संवेदनहीनता आ रही है। ठीक है, यानी जो आदमी का आदमी के साथ जो प्रेम होना चाहिए वो धीरे धीरे घटते जा रहा है। नहीं, प्रकृति से प्रेम घटते जा रहा है, दूर होते चले जा रहे हैं। जितना हम विकास की ओर बढ़ेंगे प्रकृति से हम उतना दूर होते जा रहे हैं। तो उस नैसर्गिक आनंद को, उस प्राकृतिक आनंद को प्राप्त करने के लिए लेखिका कई यात्राएं, देश विदेश की कई यात्राएं की हैं और उसी में एक सबसे महत्वपूर्ण यात्रा मानती हैं वो है गंगटोक की यात्रा, है ना, जिसको हम लोग गंगटोक सिक्किम की राजधानी है, वो पूर्वोत्तर राज्य है ना। किधर है? पूर्वोत्तर यानी हिमालय की गोद में बसा हुआ है ना, वो धरती का स्वर्ग है, समझे ना। तो उस जगह की यात्रा की है गंगटोक। अब गंगटोक का जो वास्तविक अर्थ है वो होता है पहाड़। गंगटोक, इसको हिंदी में कहा जाता है गंतोक। क्या बोलते हैं? गंतोक। और गंतोक का अर्थ होता है पहाड़। इसका अर्थ क्या है? पहाड़। ठीक है, यात्रा शुरू होती है गंगटोक से और यात्रा जाएगी कहां तक? युमथांग तक। कहां तक? युमथांग। आने गंगटोक से लेकर हिमालय तक की यात्रा है वो। ठीक है, युमथांग। युमथांग शुरुआत हो रही है कहां से? गंगटोक से शुरू हो रही है। ठीक है, और पहुंचना है हमको कहां? युमथांग। ठीक है, और यहां से यहां की जो दूरी है वो 149 किलोमीटर है। 149 किलोमीटर की दूरी है। जिस तरह से इसका अर्थ हुआ क्या? पहाड़। इसका अर्थ क्या है? पहाड़। और इसका अर्थ है घाटियां। क्या? घाटियां। ठीक है, युमथांग का अर्थ क्या है? घाटियां। तो रात में देर रात को लेखिका जब पहली बार पहुंचती है गंगटोक, तो पहाड़ी क्षेत्र है। वहां से जब नीचे गंगटोक जहां बसा हुआ है उसको जब देखती है तो सम्मोहित हो जाती है, आकर्षित हो जाती है। क्यों? क्योंकि लग रहा था कि जैसे आसमान उल्टा पड़ा हुआ है और सारे तारे जो हैं वो जमीन पर छिटक गए। अब देखो, आसमान अभी जो होता है वो ऐसे है, अभी ऐसा ही नहीं दिखता है। इधर भी इधर क्षितिज है, लेकिन वहां वो कैसा दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है। समझ रहे हो ना कैसे दिख रहा है ऐसा? तो चूंकि पहाड़ों पर जो बसा हुआ क्षेत्र है वो क्या होता है? घुमावदार होता है ना। वो सीढ़ी नुमा होता है ना, सीढ़ी नुमा होता है। और वहां के लोगों ने बड़ी मेहनत से गंगटोक को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया है। ठीक है, और पूरा बिजली बत्ती लगा के एकदम, जो रात में वो दिखता तो वो कैसा दिखता है कि जैसे आसमान ऐसे हो गया। और अब इसमें आसमान में तारे ऐसे 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 दिख रहे हैं, इसमें कैसे दिखेंगे? जैसे जैसे रास्ता है, रास्ता पर स्ट्रीट लाइट वगैरह लगा हुआ है, तो इसीलिए। और जितना घर वगैरह बना हुआ है वो सब में लाइट जल रही है, तो कैसा लग रहा था? ऊपर घुप अंधेरा है चूंकि हिमालय है, और इधर जो है वो बिजली बत्ती जली हुई है। तो कैसा रात को कैसा दिख रहा था? कि जैसे आसमान उल्टा पड़ा हुआ है और आसमान के जो सारे तारे हैं वो गंगटोक में चारों तरफ
छितरा गए हैं, फैल गए हैं कि नहीं, छिटक गए हैं, ऐसा, इसीलिए उसको सम्मोहित कर रहा था। सुबह वो जल्दी जगी तो उसको किसी ने बताया था कि अगर बादल नहीं रहा आसमान में तो यहां से आपको कंचनजंगा की चोटी आपको आसानी से साफ दिखाई पड़ेगी। अब कंचनजंगा जो है वो हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है ना। पहली चोटी का नाम है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, और दूसरा है K2 है ना, काराकोरम 2, और तीसरी चोटी का नाम है कंचनजंगा। ठीक है, तो ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। सुबह जब उठती है तो संजोग होता है कि बादल कुछ था और आपको कंचनजंगा दिखाई नहीं दिया, नहीं दिखना था, नहीं दिखा। ठीक है, अब यात्रा वहीं से शुरू होती है। तो यात्रा के लिए वो जो गाइड लेती है वो ड्राइवर भी है और गाइड भी है। नाम क्या है? जितेन नारगे, जितेन नारगे उसका नाम है। ठीक है, और वह नेपाल माने उस क्षेत्र का बहुत अच्छा जानकार है, भौगोलिक स्थिति का भी और उसकी ऐतिहासिक स्थिति का भी, पूरे क्षेत्र का, कहाँ होटल है, कहाँ ठहरना है, कहाँ कैसे, कहाँ किस तरह का रास्ता है, आनी पूरी जानकारी उस बंदे में है ना, जितेन नारगे। और एक प्रश्न यहीं से उठता है कि एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि वो एक अच्छा ड्राइवर हो, क्योंकि पहाड़ों पर गाड़ी चलाना सबके बस की बात नहीं होती है, थोड़ी सी गलती जीवन चौपट हो जाएगा, है ना। पहला तो एक अच्छा ड्राइवर, दूसरा कि हर रास्ते का सही जानकारी, नहीं, भौगोलिक स्थिति की जानकारी, चूंकि वहां मौसम हमेशा बदलता रहता है, तो किस परिस्थिति में कहां रुकना है, नहीं रुकना है ना, कैसे जाना है, किस रास्ते से जाना है, ये इसकी सही जानकारी होना, भौगोलिक स्थिति की सही जानकारी। इसके अलावे चूंकि रास्ता लंबा है और थोड़ा कहीं कहीं उबाऊ भी है, भयावह भी है ना, तो वो थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि लोगों से बातचीत कर सके और उनको उत्साहित करते रहे, उनका मन लगाते रहे। नहीं तो एक कुशल गाइड में ये भी गुण होना जरूरी है। वो उसके लिए ये भी जरूरी है कि वो कई भाषाओं को जानने वाला हो, क्योंकि जो सैलानी आएंगे, यात्री आएंगे, किसी निश्चित क्षेत्र से नहीं आएंगे, है कि नहीं, हर इलाके के लोग आएंगे, तो हर इलाके की भाषा, हर क्षेत्र की भाषा थोड़ी बहुत टूटी फूटी, चूंकि उससे क्या होता है ना, थोड़ा अपनापन आ जाता है ना, तो अपना कई यानी वो बहुभाषाविद हो, बहुत जानकारी नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा कई भाषाओं का जानकारी होना चाहिए, है ना। सबसे बड़ी बात है कि उसको ईमानदार और बहुत अच्छा हृदय वाला होना, ये सबसे जरूरी है कि नहीं, कि अगर वो ठग निकल गया या बेईमान निकल गया तो पूरे यात्रा का मजा किरकिरा कर देगा कि नहीं। और एक दो बार आदमी ऐसा करेगा तो इसकी अफवाह बड़ी जल्दी फैल जाती है और फिर वहां लोग आना नहीं चाहेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लूटने वाला नहीं। तो ये सारे गुण किसमें थे? जितेन नारगे में। वो वहां से कहता है कि मैडम आप चलिए, आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा, यहां नहीं दिखा कोई बात नहीं। तो वहां से वो लोग आगे बढ़ते हैं, कहां से? तो पहली जो जगह है वो जाते हैं कविलोंग स्टॉक, लॉन्ग स्टॉक, है ना। ये जो जगह है, यहां पर एक फिल्म, पुरानी फिल्म बनी थी, गाइड फिल्म, है ना, उसकी शूटिंग यही इसी जगह पर हुई थी। बहुत खूबसूरत जगह है ना, झरना वगैरह है और बहुत खूबसूरत जगह, प्राकृतिक झरना है। तो एक तो यहाँ की खासियत ये है
तो एक खासियत यह है कि यहां किस फिल्म की शूटिंग हुई थी? गाइड फिल्म की, गाइड, ठीक है, गाइड फिल्म की यहां पर शूटिंग हुई थी, है ना। दूसरे में यहीं पर एक समझौता हुआ था लेप्चा और भूटिया, जो सिक्किम की दो पुरानी जनजाति है। कौन कौन जनजाति है? लेप्चा और भूटिया। बहुत पहले दोनों में लड़ाई होते रहता था, बहुत लड़ाई होते रहता था, झगड़ा होते रहता था। तो एक समझौता उसी जगह हुआ था और वहां एक उसका पत्थर का ये भी बना हुआ है, संधिनामा। मूर्ति नहीं कहो, एक पत्थर गाड़ दिए कि यहां से इधर तेरा, यहां से इधर मेरा, समझे ना? हाँ, भूटिया और लेप्चा। हाँ, भूटिया पुरानी माने वहां की पुरानी जनजाति थी, वो अभी पहले की बात है। तो उसका जो समझौता बना था, जहां पर जिस पत्थर पर वो अभी भी वहीं पर है, ठीक है। तो दूसरी चीज ये है, तीसरी चीज थी कि वहीं पर एक कुटिया है। कुटिया माने समझते हो, झोपड़ी नुमा घर। वहां एक चक्र लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? चक्र लगा हुआ है। तो उसको लोग धर्म चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लोगों का यह विश्वास है कि उसको जितना लोग घुमाएंगे उतना पाप खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। बौद्ध धर्म में ये परंपरा अभी भी है। जहां भी देखोगे कि बौद्ध धर्मावलंबी, जैसे यहाँ भी सारनाथ में है, चाहे आप बोध गया में भी है, वहां भी है, वो घुमाने वाला है ना। तो उसी तरह का। तो लेखिका लिखती है यहाँ, मधु काकरिया लिखती है कि हमारे देश में हर जगह ऐसी छोटी मोटी मान्यताएं पाप को मिटाने के लिए बनी हुई है और लोग उसको मानते हैं। जैसे कुछ लोग मानते हैं गंगा स्नान करने से पाप दूर हो जाता है, नहीं। कहीं के लोग मानते हैं कि इस पेड़ पर पत्थर मारने से पाप दूर हो जाता है। कहीं अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं। तो लेखिका कहती है कि यही हमारा देश है, यही हमारे देश की खूबसूरती है कि लोगों का अलग अलग विश्वास, अलग अलग धर्म के प्रति अलग अलग तरह से है, लेकिन विश्वास है उन लोगों का। तो यहीं पर एक और जाते समय वो देखती है कि कुछ जगह जो है वो सफेद पताका माने झंडा लगा हुआ। तो जितेंद्र नार्गे बताता है कि जब कोई बुद्धिस्ट यहां मर जाता है तो उसके लिए 108 सफेद पताके लगाए जाते हैं। और अगर कोई नया काम शुरू किया जाता है ना, हाँ, 108 किस लिए लगाए जाते हैं? अब ये देखो ना, अब जैसे हर जगह माने आपका तर्क नहीं कुछ चूंकि हमारे यहाँ 108 को बड़ा पवित्र अंक माना जाता है। अब इसके लिए कोई तर्क नहीं काम करेगा। नहीं बोले कि जैसे तुम्ही से कोई पूछे कि गाय को गाय क्यों कहा जाता है, तो क्या जवाब दे सकते हैं? ये हमारी परंपरा है, पूर्वजों ने ऐसा माना है। अब वो क्यों है, ये इस पर बहुत हम लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं। इसमें कोई मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छिपी हुई कोई रहस्य छिपा हुआ नहीं है। यही मानो कि 108 को लोग पवित्र मानते हैं, अंक को। हाँ, बुद्धिस्ट माने बौद्ध धर्म को मानने वाले, बौद्ध धर्मावलंबी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बुद्धिस्ट। कोई बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो वहां क्या लगाया जाता है? 108 सफेद पत्तक, श्वेत मतलब सफेद। और अगर कोई नया काम शुरू किया जाता है तो 108 क्या रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं, ठीक है। अब है कि इन पताकाओं को लगाने के बाद लोग खोलते नहीं है, उतारते नहीं है, उसको यूं ही छोड़ देते हैं। वो धीरे धीरे अपने ही पुराना हो जाता है, फट जाता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन उसको लोग उतारते नहीं है। तो ये
इस जगह से संबंधित हम लोग सारी बातें समझ में आ गई कि नहीं। अब रास्ता इतना खूबसूरत है ये कि कवित्री का मन जहां, जैसे हम लोग अट नहीं रही कविता में पढ़े ना कि जहां नजर जाती है वहीं अटक जाती है ना। चूंकि देखो, एक तो हिमालय की ओर जा रहे हैं, जैसे जैसे हिमालय की ओर जा रहे हैं, हिमालय के नजदीक पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे हिमालय विशाल रूप में हमारे सामने आ रहा है। और एक तरफ हिमालय है और दूसरी तरफ घाटियां हैं, नहीं, एक तरफ विशाल पर्वत और दूसरी तरफ नीचे घाटी, 18,000 फीट ऊंची है ना, या गहरी कह सकते हो, ऊंचाई पर है। तो उतना एक और बीच में विस्तृत वादियां, सुंदर सुंदर दृश्य, झरने, तिस्ता नदी है। नदी कौन सी है? तिस्ता नदी है। तो ये सब देखने को, यहां से आगे बढ़ते हैं तो एक जगह पर पहुंचते हैं जिसका नाम है सिस्टर वाटरफॉल। वाटरफॉल हम लोग झरना को कहते हैं ना। हाँ नहीं, लॉन्ग स्टॉक से आगे बढ़ते हैं तो एक जगह है जहां माने कई झरने हैं, 7 सिस्टर्स का मतलब वो 7 बहने, झरना यानी 7 झरना एक साथ, ठीक है। अब सोचो कि वो कितना, वो भी प्राकृतिक झरना,